मेरा नाम रोहित है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता हूँ। उम्र अब 26 की हो गई है। लेकिन ये किस्सा तब का है जब मैं बस 21 साल का था। हमारे मकान के पीछे अंकल आंटी रहते थे। अंकल उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन आंटी, उफ, ऐसी लगती थी जैसे कोई फिल्मी हीरोइन हो। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और गोरा चिट्टा रंग। नाम था सोनिया। बचपन से ही उनको देखता आ रहा था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन मैं अपनी छत पर खड़ा था। शाम का वक्त था। हवा भी मस्त चल रही थी। अचानक मेरी नजर नीचे पड़ी। आंटी अपने आंगन में चारपाई पर लेटी थीं। हल्का सा दुपट्टा गिरा हुआ था और उनकी आंखें बंद थीं। मैं बस यूं ही देख रहा था कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने आंखें खोली और सीधा मुझे घूरते हुए बोली, रोहित, क्या देख रहे हो? मेरी तो हालत खराब। एकदम घबरा गया और जल्दी से बोला, कुछ नहीं आंटी। फिर मैंने दूसरी तरफ देखने का नाटक किया, लेकिन अब मन कहाँ लगने वाला था। आंटी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ चाहिए था क्या? अब इस सवाल का मैं क्या जवाब देता। मैंने बस सिर हिलाया और चुपचाप नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद आंटी हमारे घर आ गईं। मम्मी के साथ हंसी मजाक करने लगीं। मुझे लगा कहीं मम्मी से कुछ उल्टा सीधा ना कह दें, इसलिए मैं धीरे से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से उनकी आवाज आई, रोहित। मेरी तो टांगें कांप गईं। डरते डरते पलटा और बोला, जी आंटी। आंटी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, बाजार जा रहे हो? मेरा भी थोड़ा सामान लेते आना। मम्मी भी बीच में बोल पड़ी, हाँ बेटा, ले आना। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सिर हिला दिया। आंटी ने 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया और फिर जाते जाते बोली, रोहित, सामान लेकर मेरे घर ही आ जाना। उनका ये कहना अजीब लगा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैंने दुकान से सामान लिया और जब वापस आया तो आंटी हमारे घर नहीं थीं। मम्मी ने बताया कि वो तो अपने घर चली गईं। मैंने सोचा, चलो दे ही आता हूँ। जब उनके घर पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका और आवाज लगाई, आंटी। अंदर से उनकी आवाज आई, आ जाओ रोहित। मैं अंदर गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, जल्दी आ गए। मैंने सामान पकड़ाया और जाने लगा। तभी उन्होंने फिर से रोक लिया। रोहित, एक बात पूछूं? मैंने बोला, हाँ पूछो आंटी। उन्होंने हल्के से सिर झुकाया और फिर मुस्कुराकर पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने झट से कहा, नहीं तो। आंटी ने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा, अच्छा, बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर धीरे से बालों को ठीक किया, अपनी उंगलियों से कान के पीछे के बाल हटाए और मुझे देखते हुए मुस्कुराई। मेरा दिमाग सुन्न। ये सवाल, ये मुस्कान, क्या चल रहा था? मैं बिना कुछ बोले वहां से भाग निकला। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। आखिर आंटी ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? और वो मुस्कान, क्या कोई इशारा था? थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी आंटी की आवाज आई। मैं बाहर झांका तो देखा वे मम्मी से कह रही थीं, दीदी, आज दूध फट गया, चाय बना रही थी, थोड़ा दूध मिलेगा? मम्मी ने कहा, हाँ, अभी थोड़ी देर में ले जाना, गैस पर रखा है। आंटी बोली, ठीक है दीदी, और चली गई। उनके जाते ही मम्मी ने आवाज लगाई, रोहित। मैं बाहर निकला तो मम्मी बोली, रसोई से दूध निकाल कर आंटी को दे आ। मैंने दूध लिया और चल दिया। उनके घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो आंटी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थीं। मुझे देखते ही वे मुस्कुराईं। आ गए रोहित? मैंने झेंपते हुए कहा। हाँ आंटी, ये रहा दूध। उन्होंने दूध लिया और मुस्कुराते हुए बोली, रुक, चाय पीकर जाना। मैं मना करने ही वाला था कि वे अंदर चली गईं। मैं वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वे चाय लेकर आईं और सामने कुर्सी पर बैठकर मुझे देखने लगीं। मैंने हड़बड़ाते हुए चाय उठाई और पूछा, अंकल कब तक आएंगे? वे हल्का सा हंसी और बोली, उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है रोहित। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी वे किचन की तरफ मुड़ी और अचानक उनका हाथ गरम तवे से टकरा गया। वे चीख पड़ी। मैं फौरन उठा और उनका हाथ पकड़ा। उनकी हथेली की खाल जल गई थी। मैंने जल्दी से उनके हाथ पर ठंडा पानी डाला और पास रखा कोलगेट पेस्ट लगा दिया। वे दर्द से कराह रही थीं। मैंने कहा, रुकिए आंटी, मैं दवा लेकर आता हूँ। वे धीरे से मुस्कुराईं। रोहित,
तुम बहुत अच्छे हो। मैं हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आया। वापस लौटा तो मम्मी भी वहीं थीं। मम्मी ने कहा, रोहित, आंटी के हाथ में ट्यूब लगा दे और दवा खिला दे। मैं बिना कुछ कहे ट्यूब लगाने लगा। आंटी मुझे चुपचाप देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं दवा देकर उठने लगा तो आंटी बोली, रोहित, शाम को आओगे ना? मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर चला आया। लेकिन अब मुझे शाम का बेसब्री से इंतजार था। शाम का वक्त था, आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था और मैं तैयार होकर आंटी के घर जाने लगा। दवा और ट्यूब हाथ में थी। जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंचा, हल्के से दस्तक दी। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन? मैंने कहा, रोहित हूँ आंटी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला तो आंटी सामने खड़ी थी, हल्की थकी हुई पर मुस्कान अब भी चेहरे पर थी। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? आंटी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब ठीक हूँ बेटा, लेकिन हाथ में जलन अभी भी महसूस हो रही है। मैंने कहा, माँ ने कहा है कि ट्यूब लगा दूं और दवा भी खिला दूं। बैठिए। आंटी हंस पड़ी और बोली, तू तो अब बड़ा समझदार हो गया है। पहले तो बिल्कुल बच्चा था, अब बड़ा आदमी बन गया है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, आंटी आप बैठिए, मैं खुद ही दवा लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने उनका जला हुआ हाथ पकड़ा, उनकी आंखें मेरी ओर टिक गईं। हल्की सी नमी थी उनमें। उन्होंने कहा, रोहित, तू तो बहुत अच्छा लड़का निकला, वरना आजकल कौन किसी की इतनी परवाह करता है। मैंने हंसकर कहा, आंटी आपने कभी पहले जरूरत ही नहीं बताई। जब दवा खिलाकर जाने लगा तो आंटी बोली, रोहित रुको, चाय तो पीते जाओ। मैंने कहा, आंटी अब आप ज्यादा काम मत करो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। आंटी फिर हंस पड़ी और बोली, वाह, अब तू चाय भी बनाएगा? ठीक है, देखती हूँ तेरे हाथ का स्वाद कैसा है। मैं रसोई में गया, गैस जलाया और चाय बनाने लगा। आंटी वहीं खड़ी थी। अचानक धीरे से बोली, रोहित, तुझे पता है मैं बहुत अकेली हूँ। तेरे अंकल को तो अपने ही काम से फुर्सत नहीं। मेरा दिल तरसता है किसी से दिल खोलकर बातें करने के लिए। मैंने उनकी आंखों की ओर देखा, उनकी उदासी महसूस की और कहा, आंटी मैं हूं ना, जब भी बात करने का मन करे मुझे बुला लिया कीजिए। उन्होंने लंबी सांस ली और बोली, काश तेरा अंकल भी तेरे जैसा होता। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मजाक में कहा, आंटी आप अंकल की इतनी शिकायत मत किया करो, वह भी तो अपने काम में बिजी रहते हैं। आंटी मुस्कुरा दी और बोली, चल ठीक है, अब चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद कुछ देर बातें हुईं और फिर मैं अपने घर चला आया। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उनकी उदास आंखें घूम रही थीं। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फिर रात को करीब 11 बजे अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आंटी की घबराई हुई आवाज आई। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, रोहित जल्दी आ, कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है और मैं बहुत डर रही हूँ। मैं यह सुनकर चौंक गया। बिना वक्त गवाए मैंने अपनी टॉर्च और लाठी उठाई और आंटी के घर की तरफ भागा। रास्ते में मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही मैं आंटी के घर पहुंचा, देखा कि घर के बाहर कोई खड़ा नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आंटी की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ रोहित, दरवाजा खोलो। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, किसने दरवाजा खटखटाया? आंटी कांपते हुए बोली, मैं नहीं जानती, पर किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और फिर आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। जब मैंने झांक कर देखा तो कोई भागता हुआ दिखा। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, आंटी आप घबराओ मत, मैं यही हूँ, चलो पहले पूरे घर को देख लेते हैं। मैंने घर का कोना कोना चेक किया पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे। आंटी ने सहमे हुए कहा, रोहित अब मुझे इस घर में डर लगने लगा है। जब से अंकल बाहर गए हैं तब से ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने कहा, आंटी आप चिंता मत करो, आज मैं यहीं रुक जाऊंगा, सुबह तक सब ठीक रहेगा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैंने कहा, आप सो जाइए, मैं आंगन में बैठकर पहरा दूंगा। आंटी ने कहा, नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे पास ही बैठूंगी, मुझे अकेले डर लग रहा है।
फिर हम दोनों आंगन में बैठे रहे। मैं चौकन्ना था, लेकिन आंटी का डर अभी भी उनके चेहरे पर दिख रहा था। थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा, रोहित, तू नहीं होता तो मैं क्या करती? तूने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी, आप मेरी अपनी हो। आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर रात के करीब 2 बजे फिर हल्की आहट हुई। मैं तुरंत उठा, टॉर्च उठाई और बाहर भागा। झाड़ियों के पीछे एक परछाई तेजी से भाग रही थी। मैं दौड़ा, लेकिन वह अंधेरे में गुम हो गई। वापस लौटा तो आंटी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने कहा, आंटी घबराइए मत, शायद कोई शरारती लड़का था। उन्होंने गहरी सांस ली और मुझे अंदर बुलाया। पानी लाते हुए बोली, रोहित, तू हमेशा सही वक्त पर मेरी मदद के लिए आ जाता है। नहीं जानती तेरे बिना मैं क्या करती। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आंटी, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर उन्होंने कहा, जब से तेरे अंकल बाहर गए हैं, मुझे यह घर काटने को दौड़ता है। कोई बात करने वाला नहीं है। लगता है बस किसी तरह अकेली जिंदगी काट रही हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, आंटी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं हूं ना। जब भी कुछ महसूस हो, मुझे बुला लीजिए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले था। तेरे अंकल मुझे समझते ही नहीं। शायद मैं उनकी जिंदगी में बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ। उनकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर मैं चुप रह गया। फिर धीरे से बोला, आंटी, कभी कभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वे कदर नहीं करते। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोहित, तुझसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तुझे पाकर तेरी माँ बहुत भाग्यशाली है। हम आंगन में बैठे बातें करते रहे। रात गहरी होती गई। फिर अचानक उन्होंने पूछा, रोहित, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ? मैं हंसकर बोला, आंटी, प्यार के लिए वक्त कहाँ, और अभी मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। उन्होंने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहा, तू बहुत सीधा है। शायद इसलिए तुझसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। मैंने कहा, आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगी। आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे। आंटी ने कहा, रोहित, अब तू सो जा, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा, नहीं आंटी, जब तक यकीन नहीं कर लेता कि आप सुरक्षित हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उन्होंने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन यही बात मुझे तुझ पर भरोसा करने को मजबूर करती है। मैं हल्के से मुस्कुराया और रात के अंधेरे में किसी अनजान परछाई के बारे में सोचता रहा। फिर जब मैंने आंटी को सोने के लिए कहा, तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोहित, मुझे आज तुम्हारे यहाँ होने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बल्कि दिल को एक सुकून सा मिल रहा है। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। फिर कहा, आंटी, आप बहुत खास हैं मेरे लिए, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा। लोग कुछ भी सोच सकते हैं। आंटी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, रोहित, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। एक अजीब सी खुशी होती है जो पहले कभी महसूस नहीं की। उनकी बातों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आंटी, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आपको खुश रहने का पूरा हक है, लेकिन आपको खुद के लिए जीना सीखना होगा। आंटी थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर धीमे से बोली, रोहित, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसा सहारा बन गए हो जिससे मैं हर खुशी और गम बांट सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता बदले। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना, फिर कहा, आंटी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आपको भी खुद को मजबूत बनाना होगा। आंटी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, रोहित, काश मैं तुमसे पहले मिली होती, शायद जिंदगी कुछ और होती। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अनकही बेचैनी थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर रात के आखिरी पहर में मैंने कहा, आंटी, अब आप सो जाइए। मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप पूरी तरह सुरक्षित महसूस न करें। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, तू सच में मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। सुबह होते ही मैं घर चला आया, लेकिन रास्ते भर मेरे दिमाग में आंटी की बातें गूंज रही थीं।
क्या ये सब ठीक था? क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था? घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, रात को कहाँ था? चाची के यहाँ क्या देर तक बैठा रहा? मैंने हल्के अंदाज में कहा, हाँ मम्मी, चाची डर गई थीं, तो वहीं रुक गया। कुछ लोग उनके घर के बाहर थे। मम्मी ने कहा, तू सही कर रहा है बेटा, अकेली औरत है, उसका ध्यान रखना। उस दिन मैंने खुद को बहुत व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार आंटी की तरफ जा रहा था। क्या वह अब ठीक होंगी? क्या कोई और परेशानी तो नहीं हुई? फिर शाम होते ही मैंने आंटी के घर जाने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। आंटी आंगन में कपड़े सुखा रही थीं। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आओ रोहित, तुमसे ही मिलने की सोच रही थी। मैंने पूछा, आंटी, अब सब ठीक है ना? कल रात के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं रोहित, जब से तुमने सब संभाल लिया, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। पर एक बात है। आंटी थोड़ा रुककर बोली, कल रात मैंने महसूस किया कि जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन अब जब तुम चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि सब फिर से खाली हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां एक सूनापन था जो शायद मैं अब समझने लगा था। मैंने कहा, आंटी, आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए हूँ। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लिया कीजिए। आंटी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। मैं उनकी आंखों में झांक रहा था और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आंटी के घर बैठकर मैं उनसे बातें कर रहा था, तभी बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम दोनों चौंक कर उठे और बाहर की तरफ भागे। देखा कि गली के कोने पर एक आदमी नशे में चूर खड़ा था और जोर जोर से गालियां दे रहा था। आंटी ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहित, इसे नजरअंदाज करो, यह अक्सर ऐसा ही करता है। लेकिन मुझे यह सब सहन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में कहा, आंटी, इसे रोकना जरूरी है, नहीं तो ये हर दिन किसी को भी परेशान कर सकता है। मैं बाहर गया और उस आदमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और भड़क गया। उसने झूमते हुए मेरी ओर देखा और बोला, क्या कर लेगा तू? बहुत आया मुझे रोकने वाला। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार बकबक करता रहा। इतने में पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रोहित, इससे उलझना मत, यह हर रात शराब पीकर तमाशा करता है। आंटी ने भी धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोहित, चलो अंदर, इन लोगों से उलझना बेकार है। मैं मजबूर होकर अंदर आ गया। आंटी ने मुझे पानी दिया और धीरे से बोली, रोहित, तुम बहुत गुस्से वाले हो, लेकिन दुनिया हर जगह तुम्हारे जैसे सही सोचने वालों की नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, आंटी, अगर गलत को चुपचाप सह लिया जाए तो वह बढ़ता ही जाता है। आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि औरत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, समझौता ही उसकी तकदीर बन जाता है। मैंने उनकी बातों को हल्के में लेते हुए कहा, आंटी, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बहुत मजबूत हैं, बस अकेलापन आपको कमजोर महसूस कराता है। आंटी ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। उन्होंने कहा, नहीं रोहित, यह अकेलापन नहीं है, यह तुम्हारा साथ है जो मुझे ताकत देता है। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हो गया। रात के करीब 10 बजे जब मैं आंटी से विदा लेने की तैयारी कर रहा था, तभी उन्होंने धीरे से कहा, रुको रोहित, तुम्हें एक बात बतानी है। मैं रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब छुपा भी नहीं सकती। तुम्हारे अंकल ने मुझे छोड़ दिया है। वह अब सिर्फ नाम के लिए मेरे पति हैं, उनकी जिंदगी में कोई और है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, आंटी, आप कब से यह सब झेल रही हैं? आपने किसी से कहा क्यों नहीं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, रोहित, एक औरत की तकलीफ कौन समझेगा? मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे फिर से जीने की उम्मीद जगी है। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने गंभीर स्वर में कहा, आंटी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था। मैं वहां से निकलने को हुआ, लेकिन उनके शब्द मेरे मन से जा ही नहीं रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठा और नाश्ते के बाद आंटी के घर जाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो आंटी आंगन में बैठी कुछ सिलाई कर रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ आंटी, बस आपसे मिलने का मन हुआ। आप कैसी हैं? आंटी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर तू बार बार यहाँ आता है, मोहल्ले में किसी को शक न हो जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपकी फिक्र है, बस इसी वजह से आता हूँ। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी के ऊंची आवाज में बोलने की आवाज आई। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो पड़ोस का वही शराबी आदमी बाहर खड़ा होकर गालियां बक रहा था। आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोहित, इसे नजरअंदाज कर, ये हर रात ऐसे ही करता है। मैंने गुस्से में कहा, आंटी, इसे रोकना जरूरी है। मैं बाहर गया और उस आदमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और चिढ़ गया। अबे ओ, हीरो बनने आया है? क्यों, तुझे भी कोई दर्द बांटने वाली मिल गई क्या? उसकी ये बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। लेकिन तभी मोहल्ले के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, रोहित, इससे उलझना मत, यह रोज नशे में ऐसे ही तमाशा करता है। आंटी ने मुझे अंदर बुला लिया और कहा, रोहित, दुनिया बहुत गंदी है, हमें संभल कर रहना होगा। मैंने उनकी आंखों में झांका। वहां एक डर था, लेकिन एक अजीब सा भाव भी था जिसे मैं समझ नहीं पाया। रात के करीब 10 बजे जब मैं उठकर जाने लगा तो आंटी ने धीरे से कहा, रोहित, रुको, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं रुका और उनकी ओर देखने लगा। आंटी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, रोहित, तुझे बताना नहीं चाहती थी, पर अब छुपा भी नहीं सकती। तेरे अंकल ने मुझे छोड़ दिया है। वो सिर्फ नाम के लिए मेरे पति हैं, उनकी जिंदगी में कोई और है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, आंटी, आप कब से यह सब झेल रही हैं? आपने किसी से कहा क्यों नहीं? उन्होंने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा, रोहित, एक औरत की तकलीफ कौन समझेगा? मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन जब से तू मेरी जिंदगी में आया है, मुझे फिर से जीने की उम्मीद जगी है। उनकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ हलचल मच गई। मैंने कहा, आंटी, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आंटी की आंखों में एक राहत थी, पर साथ ही एक डर भी, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनकी परवाह कर सकता है। तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। आंटी घबरा गईं। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोला तो वही पड़ोस की औरत खड़ी थी, जिसने कुछ दिन पहले हमें साथ देखा था। उसने शक भरी नजरों से मुझे घूरा और अंदर झांकते हुए बोली, रोहित, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? आंटी ने झट से कहा, कुछ जरूरी काम था, बस अभी निकल रहा है। वह औरत हंसी और बोली, काम या कुछ और? मुझे उसकी नीयत समझ आ गई। मैंने कहा, आंटी मेरी माँ जैसी हैं, जो सोचना है सोच लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वह औरत मुंह बिचकाकर चली गई, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि अब बातें मोहल्ले में फैलेंगी। आंटी ने चिंतित होकर कहा, रोहित, अब क्या होगा? मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। अगर लोग कुछ कहेंगे तो भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उस रात हम दोनों की दुनिया बदल गई। हम जानते थे कि अब हमें और सावधान रहना होगा, लेकिन हमारा रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया था। यह कहानी एक युवा लड़के रोहित और उसकी पड़ोसी आंटी सोनिया के बीच के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी केवल एक रोचक घटना नहीं है, बल्कि यह कई गहरे सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी उजागर करती है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो हमारे जीवन में काफी मायने रखती हैं। किसी भी रिश्ते में मर्यादा और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। रोहित और सोनिया आंटी के बीच जो परिस्थितियां बनी, उनमें अगर नैतिकता न होती तो यह कहानी एक गलत मोड़ ले सकती थी। हमें यह समझना चाहिए कि हर संबंध की एक सीमा होती है और हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। इस कहानी में सोनिया आंटी अकेलापन महसूस करती हैं, क्योंकि उनके पति अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते हैं।
ये हमें यह सिखाता है कि हम अपने परिवार और अपने करीबी लोगों को समय दें, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। लोगों की भावनाओं को समझना और उनके दुख को कम करने का प्रयास करना मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। रोहित ने जब आंटी को डर और घबराहट में देखा, तो उसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने का फैसला किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई जरूरतमंद हमारी सहायता मांगे, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत का असली गुण है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नीयत का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी रिश्ते में गलत नीयत आ जाए, तो वह रिश्ता समाज और खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रोहित ने अपनी मर्यादा बनाए रखी और मददगार बनकर अपनी शुद्ध नीयत का प्रमाण दिया। कहानी में रात के समय किसी अजनबी का दरवाजा खटखटाना यह दिखाता है कि महिलाओं को समाज में असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें महिला किसी परेशानी में हो तो हमें उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सोनिया आंटी अपने पति से संवाद की कमी के कारण अकेलापन महसूस करती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर परिवार के सदस्य आपस में खुलकर बात करें, तो भावनात्मक दूरी नहीं बढ़ती। कहानी यह भी दर्शाती है कि युवा पीढ़ी को केवल अपनी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रोहित की तरह हमें भी अपने पड़ोस, समाज और रिश्तेदारों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यह कहानी हमें रिश्तों की पवित्रता, नैतिकता, महिलाओं की सुरक्षा, संवाद और मदद की भावना जैसी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है और हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना चाहिए। इस कहानी का सार यह है कि अच्छाई और नियत की पवित्रता हमेशा जीतती है।